एक आदमी जिसकी बीवी का मर्डर हुए पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन अचानक 1 साल बाद उसके पास फोन आता है जिसमें कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी ही बात कर रही होती है। तो आखिर यह कैसे पॉसिबल हुआ और क्या वह आदमी और उसकी बीवी फिर से मिल पाए? समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल से जुड़ी इस शानदार मूवी की कहानी और इसका क्लाइमैक्स आप लोगों को अपनी सीट से उठने का मौका नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से, जहां रेडियो और टीवी पर सभी लोगों को यह अपडेट किया जा रहा होता है कि आज सुबह करीब 8:05 पर पृथ्वी पर एक और सौर तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लेकर सैटेलाइट और नेविगेशन सिस्टम तक में दिक्कत आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक वकील दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है। दरअसल जॉन की बीवी का किसी ने मर्डर कर दिया है, इसीलिए जॉन एक डिटेक्टिव के पास बैठकर एक दिन पहले के बारे में सोच रहा होता है जब उसकी बीवी जिंदा थी। दरअसल एक दिन पहले किसी ने जॉन को धमकी भरा लेटर भेजा था, जिसको लेकर जॉन की बीवी स्टेला बहुत परेशान थी और उस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस हो रही थी। तभी उन दोनों की बेटी वहां बीच में आ जाती है, जिसके बाद दोनों शांत हो जाते हैं और जॉन अपने काम के लिए निकलने लगता है। स्टेला पेशे से एक डॉक्टर थी, इसलिए वो भी अपने क्लिनिक जा रही होती है। इसलिए वो जॉन से कहती है कि शाम को क्लिनिक से लौटते वक्त वो जॉन को कॉल करेगी और उसको पिक कर लेगी। जॉन उसकी बात को सुनकर वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद स्टेला का फोन जॉन के पास आता है और वह पूछती है कि तुमने घर की चाबियां कहां रख दी हैं। इस पर जॉन कहता है कि चाबियां मेरे पास नहीं है, तुम ठीक से देखोगी तो तुम्हें मिल जाएंगी। इतना कहकर जॉन फोन कट कर देता है। अब जॉन शाम को जब अपने कलीग्स के साथ एक बार में बैठा होता है तो उसकी बीवी उसको वादे के मुताबिक पिक करने के लिए फोन करती है, लेकिन जॉन उसका फोन रिसीव नहीं करता और अपने दोस्तों के साथ बिजी रहता है। वहीं जब वह फ्री होकर अपनी वाइफ स्टेला को फोन करता है तो सौर तूफान यानी सोलर फ्लेयर की वजह से मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता और कॉल नहीं लगती। फिर जब वह घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी बीवी का किसी ने मर्डर कर दिया है और इस वक्त समय होता है 3 था और तारीख होती है 16 मई सन 2014। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जब यह सोचने के साथ साथ वही अपनी बेटी के बारे में भी सोच रहा होता है। दरअसल उसकी बीवी के मर्डर के बाद अब उसकी बेटी ही थी जो उसके परिवार में बची थी, जिसे वह बहुत प्यार करता है। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पास बैठा डिटेक्टिव उससे उस धमकी वाले लेटर के बारे में पूछता है जो उसको एक दिन पहले सुबह मिला था। जॉन कहता है कि मुझे नहीं पता यह लेटर किसने और क्यों भेजा है। इसके बाद डिटेक्टिव उसको सीसीटीवी फुटेज में एक ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस गाड़ी को कहीं देखा है, क्योंकि ये गाड़ी उस दिन तुम्हारी गाड़ी के पीछे ही खड़ी थी और हो सकता है हमलावर इसी गाड़ी से आया हो। लेकिन जॉन उस गाड़ी को नहीं पहचानता। इसके बाद वो जॉन की गाड़ी के पीछे लगे कैमरों में देखने जाते हैं ताकि उस ब्लैक गाड़ी का नंबर देख सकें, लेकिन वहां वो देखते हैं कि जॉन की गाड़ी का कैमरा पहले से ही किसी ने तोड़ दिया है। दरअसल ये उसी हमलावर का काम था जिसने जॉन की बीवी का कत्ल किया था। उसने अपने खिलाफ जाने वाले सारे सबूत पहले से ही मिटा दिए थे। इस बीच जॉन की बेटी वहां आ जाती है, जो मर्डर वाले दिन अपने कंपटीशन की वजह से बाहर गई थी। दोनों बाप बेटी स्टेला की मौत का अफसोस कर रहे हैं। इसके बाद जॉन अपनी डायरी में अपनी बीवी के कत्ल से जुड़ी वो सारी डिटेल्स लिख लेता है जो उसको पता थी और उस कातिल को ढूंढने की कोशिश करता है। धीरे धीरे पूरा 1 साल निकल जाता है, लेकिन जॉन अभी तक ना तो अपनी बीवी के कत्ल से जुड़ी गुत्थी को सुलझा पाता है और ना ही उसके कातिल को पकड़ पाता है। वो यह सब सोच रहा होता है कि तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है। दरअसल पुलिस को उस दिन जैसी एक ब्लैक गाड़ी मिल गई थी जिसमें वह कातिल आया था, लेकिन यह वह गाड़ी नहीं होती और जॉन भी उस गाड़ी के मालिक को देखकर मना कर देता है कि वह उस आदमी को नहीं जानता। इसके बाद जॉन फिर से अपनी बीवी के बारे में सोचने लगता है। असल में जॉन बहुत दुखी है कि आखिर उसने उस दिन अपनी बीवी का फोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि अगर वह फोन उठा लेता और अपनी बीवी के साथ घर चला जाता तो शायद उसकी बीवी आज जिंदा होती। वो यह सब सोचकर बाहर निकल रहा होता है कि तभी सियोल शहर में चुनाव की वजह से प्रचार कर रहे लोगों में से एक लेडी आकर उसको एक कार्ड देती है और कहती है कि आपको इलेक्शन में मिस्टर पार्क को वोट देना है। जॉन उस कार्ड को अपने पास रखकर वापस घर आ जाता है। घर पर रहते रहते अब जॉन को पूरा 1 साल निकल चुका है, लेकिन जॉन अपनी बेटी के लिए फिर से काम शुरू करने के बारे में सोचता है और अगले दिन सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद ऑफिस के लिए निकलने वाला होता ही है कि तभी उसके पास किसी का फोन आता है और जैसे ही वह अपना मोबाइल देखता है तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। दरअसल यह फोन उसकी बीवी के नंबर से आ रहा होता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, वो उस फोन को उठा लेता है। फोन पर दूसरी तरफ वो जो आवाज सुनता है उसको सुनकर उसके माथे पर पसीना आ जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो आवाज होती है उसकी बीवी की, जो उससे पूछ रही होती है
कि आखिर तुमने घर की चाबियां कहां रख दी हैं। जॉन को लगता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए हैं और उसका मजाक उड़ा रहा है। इसलिए जब वह अपने कार से बाहर देखता है तो उसे एक लड़की फोन पर बात करते हुए दिखाई देती है। वो सोचता है कि यही लड़की उससे मजाक कर रही है। इसके बाद वह अपनी कार से बाहर निकलता है और उस लड़की के पास जाकर उससे झगड़ने लगता है कि तभी उसे पता चलता है कि वो लड़की किसी और से बात कर रही है। जॉन यह देखकर फिर से फोन अपने कान पर लगाता है तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम चीजें इधर उधर क्यों रख देते हो जॉन यह सब सुनकर अभी भी हैरान होता है कि तभी उसे फोन पर पीछे से उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा होते ही जॉन अपनी बेटी की तरफ देखता है जिसको उसने अभी अभी स्कूल में ड्रॉप किया है, और वो देखता है कि उसकी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल की तरफ बढ़ रही है। अब जॉन कुछ भी समझ नहीं पाता। वह सोचने लगता है कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको 1 साल पहले की सारी बातें पता है और उसको कॉल करके परेशान किए जा रहा है। जॉन वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचने पर उसके पास फिर से एक कॉल आता है जो उसकी बीवी के ही नंबर से था। गुस्से में जॉन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और क्यों मुझे परेशान कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी कहती है कि तुम्हारी बीवी के अलावा फोन पर और कौन हो सकता है, आखिर तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो जॉन। इससे पहले कुछ समझ पाता, वो टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि आज के दिन यानी 16 मई 2015 को फिर से सुबह 8:05 पर सोलर फ्लेयर का अटैक अर्थ पर हुआ है, जिसकी वजह से पिछले साल की तरह इस साल भी फोन के सिग्नल और सैटेलाइट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जॉन ये खबर सुनकर अपनी बीवी से पूछता है कि आज दिन कौन सा है, तो उसकी बीवी फोन पर जवाब देती है आज 16 मई 2014 है। जॉन फिर से पूछता है कि आज कोई सोलर फ्लेयर का अटैक हुआ है। उसकी बीवी कहती है हाँ, आज सुबह अर्थ पर सोलर फ्लेयर का अटैक हुआ है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। जॉन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वह समझ जाता है कि स्पेस में हुए सोलर फ्लेयर की वजह से पृथ्वी की टाइमलाइन पर कुछ ना कुछ असर पड़ा है, और इसी वजह से वो अपनी 2015 वाली टाइमलाइन से ही अपनी बीवी से बात कर पा रहा है, जो इस वक्त 2014 वाली टाइमलाइन में जिंदा है। इसी बीच उसको याद आता है कि पिछले साल आज के ही दिन उसकी बीवी का मर्डर हुआ था, इसलिए वह फौरन अपनी बीवी से कहता है कि आज शाम तुम क्लिनिक से सीधे अपने घर पर मत जाना और घर जाते वक्त गाड़ी को ठीक से चलाना, क्योंकि कोई तुम्हारी गाड़ी पर हमला करेगा और तुम्हारा मर्डर करने के लिए आएगा। 2014 वाली स्टेला जॉन की बातों को समझ नहीं पा रही होती कि आखिर वो ऐसी बात क्यों कर रहा है, और इससे पहले कि जॉन कुछ कहता, स्टेला उसका फोन कट कर देती है क्योंकि एक नर्स उसको इमरजेंसी की वजह से वहां से ले जाती है। वहीं जॉन स्टेला को दोबारा फोन लगाने की कोशिश करता है, जहां उसको सुनाई देता है कि वो नंबर मौजूद नहीं है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि 2014 से स्टेला तो जॉन को फोन कर सकती थी, लेकिन जॉन 2015 से स्टेला को फोन नहीं कर सकता था। इसके बाद जब स्टेला क्लिनिक से वापस घर के लिए निकलती है तो ठीक वैसा ही होता है जैसा जॉन ने कहा था। दरअसल 2014 में जिस दिन स्टेला का मर्डर हुआ था, उस दिन उसकी गाड़ी पर आगे से किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उसकी कार के आगे के हिस्से पर एक निशान बन गया था। लेकिन इस बार जब उसकी कार की टक्कर दूसरी कार से होती है तो उसकी कार के आगे की जगह कार के पीछे टक्कर का निशान बन जाता है। और वहीं जब 2015 में जॉन की नजर ऑफिस से निकलते वक्त अपनी कार पर पड़ती है तो वह देखता है कि उसकी कार के आगे के हिस्से पर 1 साल से पड़ा निशान अचानक से कार के पीछे की तरफ दिखाई देने लगता है। दरअसल जैसे ही 2014 में स्टेला की कार टकराने पर उसके पीछे निशान पड़ा, वैसे ही 2015 में भी उसकी कार के साथ निशान की अदला बदली हो गई। इससे एक चीज साफ हो जाती है कि 2014 में जो भी हो रहा होगा उसके हिसाब से ठीक वैसे ही 2015 में भी चीजें अपने आप बदल जाएंगी। जॉन को अब सारी चीजें समझ में आने लगती हैं और वह फौरन अपने घर आ जाता है। वहीं 2014 में स्टेला भी अब घर पहुंच चुकी होती है और ठीक 6:30 बजे वो अपने पति को फोन करती है। इससे पहले कि स्टेला कुछ बोल पाती, जॉन उसको सारी बातें समझाने लगता है। वो कहता है कि पिछले साल आज ही के दिन घर पर तुम्हारा मर्डर हुआ था और वो समय शाम के 6:04 से 7 बजे तक का था, इसलिए अब इस बीच अगर कोई घर पर आए तो तुम दरवाजा मत खोलना, चाहे वह कोई भी हो। स्टेला उसकी बातों को अभी भी समझ नहीं पा रही होती कि तभी उसे दरवाजे पर डोर बेल सुनाई देती है। जॉन भी फोन पर वो आवाज सुन लेता है और वह समझ जाता है कि कातिल उसके घर पहुंच चुका है। वो स्टेला से कहता है कि यही आदमी कातिल है। स्टेला डोर पर लगे कैमरे में देखती है कि एक नकाबपोश आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है, जबकि वह कह रहा होता है कि वो एक डिलीवरी बॉय है। अब स्टेला को जॉन की बात पर विश्वास होने लगता है और जॉन भी उससे लगातार दरवाजा ना खोलने के लिए बोलता रहता है। इसी बीच जब स्टेला घर की विंडो में से उस नकाब पोस्ट को देखने की कोशिश करती है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता और तभी घर की लाइट चली जाती है। स्टेला अचानक से घबरा जाती है
और तभी जॉन को भी याद आता है कि स्टेला के मर्डर वाले दिन कातिल किचन की विंडो से अंदर कर आया था। इसलिए वह स्टेला को फौरन किचन की विंडो बंद करने के लिए कहता है और जैसे ही स्टेला उसको बंद करने के लिए जाती है तभी कातिल वहां आ जाता है, लेकिन स्टेला जैसे तैसे उस दरवाजे को बंद कर देती है और उस कातिल से बचकर बाहर की तरफ भाग निकलती है। वहीं 2015 में जॉन पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि पिछले साल आज ही के दिन मेरी बीवी का मर्डर हुआ था, इसलिए मैं उस केस की फाइल को देखना चाहता हूं। उसकी यह बात सुनकर अफसर हैरान रह जाता है और कहता है ऐसा कोई भी केस हमारे पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं है। दरअसल 2144 में जैसे ही 7 ईयो बज जाते हैं और स्टेला की मौत का टाइम निकल जाता है, ठीक वैसे ही 2015 में भी स्टेला की मौत का केस वहां दर्ज नहीं होता, क्योंकि अभी तक 2014 में स्टेला की मौत नहीं होती। जॉन भी यह सब समझ जाता है और अपनी उसी डायरी को ओपन करता है जिसमें उसने स्टेला की मौत से जुड़ी एक एक बात को लिखा था। लेकिन जैसे ही वह डायरी को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि उस डायरी में से सारी डिटेल्स अपने आप गायब हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ 2014 में स्टेला अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जाती है, जिसके बाद पुलिस अफसर उसके घर आते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता। थोड़ी देर रुकने के बाद पुलिस वहां से चली आती है। इसके बाद स्टेला जॉन को फोन करती है। जॉन अपनी बीवी की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी उसको कुछ याद आता है। वो स्टेला से कहता है कि बाहर जाओ और अपनी कार के आगे जो दूसरी कार खड़ी है उसका नंबर मुझे बताओ। स्टेला फौरन वहां जाकर उस कार का नंबर देखकर जॉन को बताती है और वहां 2015 में जॉन उस नंबर को लेकर पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस उसकी बात को नहीं सुनती क्योंकि स्टेला 2014 में अभी भी जिंदा है। इसलिए 2015 में उसके मर्डर की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। इसी बीच स्टेला के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है जो अपना नाम शॉन बताता है। शॉन उससे कहता है कि मुझे पुलिस स्टेशन से भेजा गया है, क्या आपने कोई कंप्लेंट की थी? स्टेला उसको कहती है कि हाँ, मुझे कोई मारना चाहता है, और ऐसा कहकर स्टेला उसको अपने घर के अंदर ले जाती है। वहीं 2015 में जॉन उस कार के मालिक का पता करने के लिए अपनी एक साथी को फोन करता है। वो कहता है कि मेरे पास एक कार का नंबर है और मुझे उस कार के मालिक का नाम और पता चाहिए। तभी उसकी साथी उसको कहती है, जॉन तुम कब इस सबसे बाहर निकलोगे? तुम्हारी बीवी को मरे हुए आज पूरा 1 साल हो चुका है और अब तुम्हें यह सच्चाई एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जॉन उसकी बात को सुनकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि अचानक से सब कुछ कैसे बदल गया और वो फौरन अपनी डायरी को बाहर निकालकर देखता है जिसमें उसने अपनी बीवी के कत्ल से जुड़ी सारी डिटेल्स लिखी थी। और अब जो चीज जॉन के सामने आती है वह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो डायरी अभी तक खाली थी, अब उसमें दूसरी डिटेल्स अपने आप आ जाती हैं, जिसमें लिखा होता है कि उसकी बीवी का कत्ल सुबह 7 बजे हुआ है। जॉन समझ जाता है कि अब 2014 में जो स्टेला है उसका कत्ल अगली सुबह 7 बजे होने वाला है, जबकि पिछली बार उसका कत्ल एक दिन पहले शाम को 7 बजे से पहले हुआ था। जॉन अपना दिमाग दौड़ा है और समझ जाता है कि अभी सुबह नहीं हुई है, इसलिए 2144 में अभी भी स्टेला जिंदा है और अब उसे अपनी बीवी के कत्ल को होने से रोकना होगा। वहीं स्टेला पुलिस ऑफिसर शॉन के साथ अपने घर में होती है, जहां शॉन स्टेला से उस कातिल के लिए के बारे में पूछता है। स्टेला उससे कहती है कि उसने उसका चेहरा नहीं देखा। साथ ही वो उसको बताती है कि उसके पति 2015 में उससे बात कर सकते हैं और वह जानते हैं कि कातिल कौन है, क्योंकि उनके पास उस कातिल की कार का नंबर है। शॉन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन फिर भी वह जॉन से बात करने के लिए तैयार हो जाता है और जब वह जॉन से बात करता है तभी स्टेला शॉन की गर्दन पर वही निशान देख लेती है जो उस कातिल की गर्दन पर था। इसके बाद स्टेला समझ जाती है कि शॉन ही वो कातिल है और मौके का फायदा उठाकर वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शॉन उसको पकड़ लेता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी बीच जॉन के फोन की बैटरी खत्म होने की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है और वो अपने फोन को उसी पुलिस स्टेशन में चार्ज पर लगाकर स्टेला के अगले फोन का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ स्टेला शॉन से बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है और वहां से भाग जाती है। और इस तरह जैसे जैसे ये सारी चीजें 2014 में हो रही होती हैं, वैसे वैसे 2025 में भी सब धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जॉन के चेहरे पर दाढ़ी आ चुकी है और वह पुलिस स्टेशन में गुमसुम बैठा है। अब 2015 में भी धीरे धीरे जॉन की भी याददाश्त 2015 में हो रही चीजों के हिसाब से बदलती जाती है। उसको याद आता है कि 1 साल पहले स्टेला की मौत के वक्त जॉन की शर्ट का बटन स्टेला के हाथ में मिला था, जिसकी वजह से अब 2015 में जॉन ही अपनी बीवी का कातिल मान लिया जाता है। और इसी वजह से जो जॉन अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन में अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था, अब वह पुलिस की नजरों में एक क्रिमिनल बन चुका है। इसलिए जॉन वहां से फौरन भाग निकलता है। भागकर सीधा वह उस पते पर जाता है जो उसकी साथी ने उस कार के मालिक के बारे में बताया था।
वो देखता है कि यह उसी पुलिस ऑफिसर शॉन का घर है जो 2014 में अभी उससे बात कर रहा था। थोड़ी देर छानबीन करने पर उसे वहां अपनी कार का कैमरा भी मिल जाता है। इस तरह उसके हाथ अब एक पक्का सबूत लग चुका है, जिससे यह साबित हो जाता है कि शॉन ने ही स्टेला को मारा था। वो उस कैमरे को लेकर वहां से निकल जाता है और तभी थोड़ी देर बाद शॉन अपने घर पहुंचता है, जहां वह घर की हालत देखकर समझ जाता है कि किसी ने उसके घर में चोरी की है। वहीं दूसरी तरफ जॉन अब अपनी एक साथी वकील के पास जाता है, जहां वो उसे बताती है कि 1 साल पहले तुम जेल में एक औरत से मिले थे जो तुम्हें मिस्टर पार्क के खिलाफ एक सबूत कुरियर से भेजने वाली थी। वो कहती है, मिस्टर पार्क जो कि 2015 में इलेक्शन लड़ रहा है, उसने 1 साल पहले एक आदमी का कत्ल किया था और उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग इस औरत के पास थी। अब धीरे धीरे जॉन के समझ में सब कुछ आने लगता है। वो समझ जाता है कि शॉन असल में मिस्टर पार्क का आदमी है और वह सबूत हासिल करने के लिए घर आया था और इसी बीच उसने स्टेला को मार दिया था। जॉन यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी पुलिस उसका पीछा करते हुए वहां आ जाती है। पुलिस को देखकर जॉन वहां से भाग निकलता है और तभी उसे स्टेला का फोन आता है। स्टेला उसको बताती है कि पुलिस ऑफिसर शॉन ही उसका कातिल है। वहीं जॉन भी कहता है कि मुझे पता है, तुम फिक्र मत करो स्टेला, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और तभी 2015 वाला शॉन वहां आ जाता है और जॉन को मारने लगता है। वो जॉन को इतनी बुरी तरह से मारता है कि जॉन उठ भी नहीं पाता। और तभी शॉन स्टेला से फोन पर कहता है, तुमने पिछले साल सही कहा था कि तुम अपने पति से 2015 में बात कर रही हो। और ऐसा बोलकर शॉन उस फोन को वहीं तोड़ देता है। शॉन अब जॉन को जान से मारने वाला होता है कि तभी उसका सीनियर ऑफिसर वहां पहुंच जाता है और शॉन उसको देखकर वहां से भाग जाता है। शॉन के भागते ही जॉन भी वहां से भागने लगता है, लेकिन सीनियर ऑफिसर उसको बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी के कत्ल के इल्जाम है। जॉन उससे कहता है कि ऑफिसर आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मुझे अपनी बीवी को बचाना है। लेकिन ऑफिसर उसकी बात को नहीं मानता। वो जॉन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी जॉन की बेटी बीच में आ जाती है और इतने में जॉन को भागने का मौका मिल जाता है। अब जॉन अपने टूटे हुए फोन को लेकर सीधे उसी लेडी के पास जाता है जिसने उसे मिस्टर पर्क की गाड़ी के बारे में बताया था। वो लेडी उस फोन को ठीक कर देती है और अब स्टेला का फोन जॉन के पास जाता है। स्टेला जॉन से कहती है कि वो इस वक्त अपने क्लिनिक में छुपी हुई है और उसके पास वो चाकू है जिससे शॉन ने उस पर हमला किया था। वो कहती है कि मैं इस चाकू को इसी क्लिनिक में ऐसी जगह छुपा देती हूं जहां 1 साल तक कोई इसके बारे में पता नहीं लगा पाएगा, ताकि तुम वहां 2015 में उस चाकू को इस क्लिनिक से निकालकर पुलिस को दे दो और खुद को निर्दोष साबित कर सको। वहीं जॉन उससे पूछता है कि जब तुम आज घर पर थी तो क्या तुम्हें कोई कुरियर मिला था? वो कहती है, हाँ मुझे मिला था और वो कुरियर इस वक्त घर में ही मौजूद है। जॉन कहता है कि उसी कुरियर में मिस्टर पार्क के खिलाफ एक सबूत है जिसकी वजह से शॉन उस सबूत को हासिल करने के लिए घर पर आया था और इसी वजह से वो तुमको मारना चाहता है। अब स्टेला कहती है कि वो अभी घर जाकर उस सबूत को हासिल कर लेगी, लेकिन जॉन उससे कहता है कि तुम घर पर मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन स्टेला कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी और बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। दरअसल स्टेला इस वक्त 2014 वाले जॉन के घर आने की बात कर रही होती है। वो रात को 3:30 बजे अपने घर आया था। इसी बीच जॉन क्लिनिक से उस चाकू को बरामद कर लेता है जो स्टेला ने अभी अभी 2014 में छुपाया था। इसी बीच दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दोनों का फोन कट जाता है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2014 और 2015 में अब सोलर फ्लेयर का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जॉन जल्दी से उस चाकू को लेकर वहां से निकल जाता है कि तभी शॉन वहां जाता है, लेकिन जॉन उसको चकमा देकर वहां से भाग निकलता है और जाते जाते उससे कहता है कि यह वही चाकू है जिससे तुमने पिछले साल मेरी बीवी का कत्ल किया था, इसलिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ 2014 में स्ट्रेला घर के बाहर खड़े होकर अपने पति का इंतजार कर रही होती है और इस बार जब वो अपने पति को फोन लगाती है तो वो फोन 2014 वाले जॉन को लगता है। वो कहती है, तुम कहां हो? जॉन कहता है, मैं ट्रैफिक में हूं, अभी थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। स्टेला समझ जाती है कि अब उसका कॉल 2015 में नहीं बल्कि 2014 में लग चुका है, इसलिए वो जॉन से कहती है कि तुम जहां भी हो मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। और ऐसा कहकर जैसे ही स्टेला वहां से रोड की तरफ निकलती है तभी ऑफिसर शॉन उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़कर जॉन के घर में ही ले जाता है। वहां लाकर वो स्टेला को बांध देता है और उससे उस सबूत के बारे में पूछता है, लेकिन स्टेला उसको यह सब नहीं बताती, जिसके बाद शॉन उसको वहीं छोड़कर ऊपर के फ्लोर पर सबूत ढूंढने चला जाता है। इसी बीच स्टेला चाकू से अपने हाथों को खोल लेती है। वहीं अब 2015 में शॉन जॉन के घर जाकर उसकी बेटी को पकड़ लेता है और जॉन को घर आने के लिए बोलता है। जॉन को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मजबूरी में घर जाना पड़ता है
और शॉन को वह चाकू देना पड़ता है, जिसके बाद वह जॉन को मारने लगता है और जान से मारने के लिए उसके पेट में चाकू मार देता है। इसके बाद अब जॉन की बेटी के पास जाकर उसका गला दबाकर उसे भी जान से मारने लगता है। वहीं 2014 में स्टेला अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। वहीं 2015 में जॉन भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और एक तरफ दोनों की बेटी भी अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही होती है और इस वक्त घड़ी में वक्त हो रहा होता है रात के 3:02 मिनट। तभी 2015 वाले शॉन के सर पर पीछे से कोई हमला करता है, जो और कोई नहीं बल्कि 2014 वाला जॉन था, जो अभी अभी घर पर पहुंचा है। और इतनी देर में घड़ी में समय हो जाता है 3:03, यानी ये वही समय होता है जब जॉन पिछले साल अपने घर पर पहुंचा था तो उसको अपनी बीवी की लाश मिली थी। लेकिन इस बार 2014 में ऐसा नहीं होता और इसका सीधा असर अब 2015 में देखने को मिलता है, जहां जॉन की आंखें खुलती हैं, जिसके पेट से वह चाकू गायब हो जाता है और वहीं वह अपनी बेटी को देखता है और खुश हो जाता है। उसके बाद वह फौरन अपनी बीवी स्टेला को देखने के लिए भागता है और तभी उसकी बीवी उसके सामने आ जाती है। जॉन अपनी बीवी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और इमोशनल होकर उसे गले से लगा लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मैंने अभी तक जितनी भी टाइम ट्रेवल की मूवीज देखी हैं, उनमें से ये मूवी मेरी टॉप 10 की लिस्ट में आती है। अगर आपको भी ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मूवीज आपसे कभी भी मिस ना हो। अब हम मिलेंगे अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।